आज के लेक्चर में आगाज में सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 6 कंप्लीट किया है जो कि रिलेट कर रहा था लीगल रिक्वायरमेंट से। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए जी। इंडिपेंडेंट कोई रोल नहीं था। हमने क्या कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात की? भैया मेरे भाई, जब मैंने कहा कि डायरेक्टर तो उसका मतलब किसी भी किस्म का डायरेक्टर, मैं कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। ठीक है, जब डायरेक्टर कह दिया किसी, मैंने इंडिपेंडेंट का लफ्ज कल के लेक्चर में बोला ही नहीं है। ठीक है, तो आप इस चक्कर में ना पड़े। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उस पर भी वो रिक्वायरमेंट वैसे ही अप्लाई होगी जैसे रेगुलर डायरेक्टर पे अप्लाई होती है। मैंने सिर्फ कल नॉमिनी डायरेक्टर की बात की और आपको एक लाइन लिखवाई थी कि नॉमिनी डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर्स की तरह डिसक्वालिफाइड है, लेकिन एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्शन है। यानी अगर दो कंपनीज आपस में उसने क्वेश्चन में डिस्कस की हुई है तो हम दोनों का स्टेटस एसोसिएटेड का है कि नहीं, ये डिसाइड करने में नॉमिनी डायरेक्टर को कंसीडर नहीं करते। इस केस में वो एक्सेप्शन होती है नॉमिनी डायरेक्टर। लेकिन अगर वो डिसक्वालिफिकेशन के केस में हमसे पूछे कि नॉमिनी डायरेक्टर डिसक्वालिफाइड है कि नहीं, तो भैया वो बिल्कुल डिसक्वालिफाइड है। डायरेक्टर किसी भी किस्म का हो वो डिसक्वालिफाइड है जब तक वो उसका एम्प्लॉई है क्लाइंट का तब तक, और उसके बाद भी 3 साल तक। ठीक है जी। इंडिपेंडेंट, दो लफ्ज इंडिपेंडेंट और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इनकी तरफ नहीं जाना आपने मेरे भाई। ठीक है, वरना आप गुम हो जाएंगे जी। और की क्वेश्चन? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक फर्म के डिस्क्वालीफाई होने से क्या दूसरी फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाती है? नहीं, ऐसी कोई। उसमें अगर वो डिजाइन ना करे वो अपनी फर्म नहीं तो फिर वो क्वालिफाइड है। ये देखिए, कल वो जो हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय की बात की थी, क्विक सी रिवीजन करवा देता हूं। अगर ये हमारा क्लाइंट है, फॉर एग्जांपल पीटीसीएल, इसका एक डायरेक्टर है, ऑफिसर या एम्प्लॉय या कुछ भी कह ले, डायरेक्टर ऑफिसर या एम्प्लॉय कुछ भी, मिस्टर ए, और फिर मिस्टर ए का फर्दर आगे पार्टनर है मिस्टर पी या एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए। तो एक प्रोविजन थी हमारी इस डायरेक्ट एम्प्लॉय की कि ये जो डायरेक्ट एम्प्लॉय है या ऑफिसर है, डायरेक्टर है, ये पीटीसीएल के लिए डिसक्वालिफाइड जब तक उसका एम्प्लॉय है तब भी डिसक्वालिफाइड, और एम्प्लॉयमेंट छोड़ दे उसके बाद भी 3 साल तक के लिए डिसक्वालिफाइड। ये क्लियर होगी बात? ठीक है। इसके बाद बात आती है कि इस एम्प्लॉय के, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी का आगे कोई फर्दर पार्टनर या एम्प्लॉय है, इसकी बात आती है। क्या ये लोग ऑडिट कर सकते हैं पीटीसीएल का अलहदा से, पी और ई? वो कहता है जब तक ये ए के पार्टनर या एम्प्लॉय है ये ऑडिट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये ए के साथ अपना रिलेशनशिप छोड़ दे, खत्म कर दे, ठीक है, ये रिलेशनशिप खत्म हो जाए पी और ई का जो ए के साथ है, फिर अब चूंकि ये अलहदा हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, और पी और ई जो है उनका डायरेक्ट पीटीसीएल से कोई ताल्लुक नहीं है अब, तो अब ये अगले ही दिन पीटीसीएल के ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, यानी अगर एक कंपनी का एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफिसर है, वो कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, करंट कैपेसिटी में भी नहीं हो सकता, एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद 3 साल तक भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर इस एम्प्लॉय या डायरेक्टर का आगे फर्दर कोई पार्टनर या एम्प्लॉय है, तो वो जब तक इसके साथ अटैच है तब तक तो ऑडिट नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो इसको छोड़ दे, ये पी और ई पार्टनर या एम्प्लॉय इसको छोड़ दे, तो ये अगले ही दिन फिर ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन कब? ए को छोड़ने के बाद अगले ही दिन ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हैं। इनके लिए 3 साल की कंडीशन नहीं है। ये बात क्लियर हुई मेरे भाई जी? और क्या
अच्छा जी, नहीं कर सकती, नहीं कर। अगर पी और ई जो है इनकी अपनी कोई फर्म हो, अलहदा से अपनी कोई फर्म हो, क्या वो पीटीसीएल का ऑडिट कर सकती है पी और ई की? देखें, जब तक वो इस फर्म में भी है, उस फर्म में भी है। अब यहां पे लॉ ने स्पेसिफिकली बता दिया कि अगर कोई डायरेक्टर का पार्टनर या एम्प्लॉय है वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, तो ये अलहदा से भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन ये कंसेप्ट आईकैब ने कभी पूछा नहीं हुआ कि अलहदा से अगर इनकी प्रैक्टिस होगी तो। ठीक है, बहरहाल आपने पूछा तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये कंसेप्ट आईकैब ने पूछा हुआ है कि एम्प्लॉय डायरेक्टर है कंपनी का, उसका आगे फर्दर कोई पार्टनर या एम्प्लॉय है, ये ऑडिट कर सकता है कि नहीं? तो हमने कहा जब तक तो ये इसका पार्टनर या एम्प्लॉय है ऑडिट नहीं कर सकता, अगर छोड़ दे इसको अगले ही दिन ऑडिट कर सकता है। ये क्लियर होगी बात? ए में और पी और ई में जो बेसिक डिफरेंस है वो किस चीज का है? 3 साल का रिक्वायरमेंट का। ए के केस में 3 साल की रिक्वायरमेंट है, पी और ई के केस में 3 साल की रिक्वायरमेंट नहीं है। जी, और कोई क्वेश्चन? जी बिल्कुल, मैं कर देता हूं। लोन की डिस्कशन जो देखिए, बेसिक प्रोविजन ये है, कंप्लीट प्रोविजन डिस्कस कर दूं या कोई स्पेसिफिक एडजस्टमेंट डिस्कस करना चाहते हो? जी, अगर कोई पार्टनर किसी कंपनी से लोन ले लेता है, वो चाहे बैंक क्यों ना हो, वो कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं सर बैंक का तो बिजनेस ही होता है। नहीं, हमने ये देखना है लॉ ने क्या कहा। लॉ ने कहा इंडेटेड नहीं होना चाहिए, उसने ये नहीं कहा कि इस कंपनी का हो तो खैर है, इस कंपनी का हो तो कोई टेंशन। तो हमने ये देखना है कि वो अगर उसने क्लाइंट से जिसका ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं लोन लिया, तो याद रखे वो इंडेटेड टू दी कंपनी हो गया, तो इसका मतलब पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो गया। जब पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो गया तो फिर इसका मतलब है सारी फर्म ही डिस्क्वालीफाइड हो गई, वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। ठीक है, ये बेसिक प्रोविजन यही है। जी, और कोई क्वेश्चन? 1 by 1 जी। एक पार्टनर एक बैंक के 2 क्रेडिट कार्ड्स रखे हुए हैं और उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1 मिलियन से ऊपर है। देखिए, एक पार्टनर ने एक बैंक के 2 क्रेडिट कार्ड रखे हुए हैं, दोनों का बैलेंस 1 मिलियन से ऊपर है। हमने पहली तो सिचुएशन मतलब इसके ऊपर मेरा कमेंट ये है कि प्रैक्टिकली मेरा ख्याल ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि एक ही बैंक एक ही पर्सन को 2 क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा हो। मेरा ख्याल है कोई एक ही इशू करते हैं, 2 करते नहीं है। इवन अगर आपके केस को थोड़ी देर के लिए थ्योरेटिकली ट्रू भी मान लिया जाए, तो इस केस में भी हमने इंडिविजुअली क्रेडिट कार्ड को देखना होगा। आपने इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड की बेस पर डिसीजन करना हमेशा। जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ, अगर एक क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, एक अलहदा से लोन लिया हुआ है, तो फिर किस बेस पर डिसीजन करेंगे? लोन की बेस पर डिस्क्वालीफाई हो गया, क्रेडिट कार्ड की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं। जी, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी। एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान में याद रखे एज सोल प्रोप्राइटर प्रैक्टिस कर सकते हैं, एज पार्टनरशिप फर्म प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर का मतलब यह है जो ओनर होगा वो एक ही होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, उसने अपनी टीम आगे नीचे बनाई होगी वो एम्प्लॉयज वगैरह की, पार्टनर ओनर एक ही होगा। या पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलके कोई कंपनी बना लेते हैं तो फिर वो कंपनी ऑडिट नहीं कर सकती। बाकी जो मर्जी काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है कर ले, कोई इशू नहीं, लेकिन फिर वो बिजनेस नहीं कर, ये ऑडिट नहीं कर सकते। फर्म का भी ऑडिट होता है, लेकिन वो चूंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करते। फर्म में बहुत कुछ होता है, आपकी तसल्ली हो जाएगी, बेफिक्र है, थोड़ा सा इंतजार कर लें, जरा आपके आर्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। जी मेरे भाई, भाई इस तरह का क्वेश्चन तो रहने दे मेरे भाई, ये टॉपिक लगता है सही से समझ आ गया। जी जी पूछे। अगर होता है तो वो किसी कंपनी में मतलब उसके 20% से ज़्यादा शेयर है, तो उसी जो फर्म है उसका पार्टनर उसका असर ऑडिट कर सकता है कि नहीं कर सकता? एक फर्म है, उसका एक पार्टनर है, उसके पास दूसरी एक कंपनी के 20% से ज्यादा शेयर्स हैं, तो क्या वो ऑडिट कर सकता है उस कंपनी का? फिर आपने ना कर दी।
कर सकता है प्रोवाइडेड एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज करे शेयर होल्डिंग और विद इन 90 डेज डिस्पोज करे। भैया कंडीशन के साथ इजाजत हो ना, वहां कंडीशन के साथ इजाजत दिया कीजिए, ये 2 हरफी बात ना किया कीजिए, नहीं ऐसा नहीं कर सकता है 2 कंडीशन। जी जी और कोई क्वेश्चन? जी और कोई क्वेश्चन नहीं है? जी जी नहीं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की तरफ आपने नहीं जाना। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वाले अल्फाज आपको जिस साइड पे लेके जा रहे हैं वो गलत है, आपने उस तरफ, उसकी एप्लीकेशन वैसे नहीं है जैसे आप समझ रहे होते हैं। ठीक है, उसको छोड़ दें, उसको रहने दें, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को छोड़ दें, इग्नोर कर दें, वो मैंने कल डिस्कस नहीं किया, उसकी कोई केस स्टडी में एप्लीकेशन नहीं है। जी और कोई क्वेश्चन? जी जी वो थोड़ा बिल्कुल वो केस स्टडीज करेंगे ना उसमें। देखें अभी तो मैंने आपको ज़बानी कलामी बताया, असल में लर्निंग तो तब होगी जब क्वेश्चन हमारे सामने होंगे और हम उनको डिस्कस कर रहे होंगे, ये ऐसे हो जाए तो क्या होगा, ऐसे हो जाए तो क्या होगा। उसके लिए आपको होम असाइनमेंट्स देते हैं। ठीक है, तो याद रखिए सारी चीजें थ्योरेटिकली सोच के कवर नहीं हो सकती, कुछ चीजें तब ज्यादा क्लियर होती है जब हमारे सामने फैक्ट्स होते हैं टेबल पे, हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो जैसे ही रेलिवेंट क्वेश्चन आएगा ना नॉमिनी वाला, मैं इसको एक एक क्वेश्चन को इंशाल्लाह डिस्कस करना अभी हमने, तो उसको मैं इस प्रोविजन को दोबारा डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, बेफिक्र रहिए, मुझे अंदाजा है नॉमिनी में प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको बार बार डिस्कस करना जरूरी होता है, मैं डिस्कस कर लूंगा इंशाल्लाह। जी इंडेटेडनेस के जितनी एग्जांपल्स पॉसिबल थी हमारे सिलेबस की हद तक, वो कल मैंने आपके साथ शेयर कर दी, बस वो। जी और कोई क्वेश्चन? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलें। आज हमने 3 कंसेप्ट, 3 चीजें कवर करनी है, 3 टॉपिक्स जो हम स्टडी करेंगे। एक, हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडीज, कि केस स्टडीज कैसे अटेम्प्ट करनी है हमने लीगल रिक्वायरमेंट्स की। अब देखें आज जैसे ही स्टूडेंट ने देखा कि केस स्टडी सर ने सिखानी है, वो 20% के करीब स्टूडेंट्स गायब हो गए और फिर कहते हैं आई कैप पास नहीं करता। ठीक है, तो ये आई कैप के गलत इल्जाम है। आई कैप पास करना चाहता है, लेकिन अब जबरदस्ती तो आई कैप भी पास नहीं करेगा ना। ठीक है, आप इस काबिल होंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बने तो फिर आई कैप पास करेगा। काम जहां देखा वहां पे निकल गए, तो ये ऐसे बंदे को थोड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए। तो कहता है जी हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडी। पहले हम ये सीखेंगे कि कंपनीज एक्ट की केस स्टडी जो है लीगल रिक्वायरमेंट की, वो कैसे सॉल्व करनी है। हमने आपको मैंने बताया था ऑडिट में केस स्टडीज अटेम्प्ट करने की कोई सिंगल यूनिवर्सल अप्रोच नहीं है। ऑडिट में केस स्टडीज अटेम्प्ट करने की सिंगल यूनिवर्सल अप्रोच नहीं है। ये हर टॉपिक की केस स्टडी डिफरेंट वे में अटेम्प्ट की जाती है। तो पहले मैंने आपको ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी सिखाई कि आप क्वेश्चन कैसे आएगा, आपने उसको 1 बाय 1 किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, पहले क्या चीज लिखनी है, बाद दूसरे नंबर पे क्या चीज, तीसरे नंबर पे क्या चीज। उसी तरह हम देखेंगे कि लीगल रिक्वायरमेंट्स की केस स्टडी जो है ये हमने कैसे अटेम्प्ट करनी है। फिर हम 2 मॉडल केस स्टडीज हैं हमारी वॉल्यूम 1 में, उनको अटेम्प्ट करेंगे और फिर उसके बाद वॉल्यूम 2 में से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक ये क्वेश्चन 1 बाय 1 हमने डिस्कस करने हैं। इस प्रैक्टिस में आई कैप के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस भी आएंगे, प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी होंगे फर्दर प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाउ टू अटेम्प्ट केस स्टडीज। हमने लीगल रिक्वायरमेंट की केस स्टडी अटेम्प्ट कैसे करनी है, इसकी अप्रोच दी गई है आपको आपके वॉल्यूम 1 में पेज 234 पे। 234 पे वो क्या कह रहा है? 234 पे कहता है सबसे पहले जहन में रखिएगा कि क्वेश्चन आएगा किस तरह का, इसकी शक्ल सूरत कैसी होगी। कहता है वैसी ही जिस तरह का क्वेश्चन हमारा ऑडिट रिपोर्ट का था, यानी कोई एक क्वेश्चन नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, उसमें सब पार्ट्स होंगे। जिस तरह ऑडिट रिपोर्ट के क्वेश्चन में सब पार्ट्स है ना, किसी क्वेश्चन में आपने देखा वो 2 सिचुएशन हमें बताता है, किसी में 3, किसी में 4 सिचुएशन बताता है। एग्जैक्टली उसी तरह जब लीगल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन आएगा तो इसमें भी वो कभी हो सकता है हमें 2 सिचुएशन दे, कभी 3, कभी 4, मैक्सिमम 5 सिचुएशन वो देता है। हमने हर सिचुएशन को अलग अलग आंसर करना होगा। जिस तरह ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी में हर पार्ट को हमने अलग अलग आंसर किया था, उसी तरह लीगल रिक्वायरमेंट्स की केस स्टडी को भी हमने हर पार्ट को अलग अलग आंसर करना होगा। ये जहन में रखिएगा। ठीक है, ये तो होगी उसकी प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर कि वो कैसे केस स्टडी हमें एग्जाम में प्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन नंबर देगा, उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स होंगे 2, 3 या 4, हमने हर एक को अलग अलग अटेम्प्ट करना है।
इसके बाद हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी हमने सबसे पहले केस स्टडी में रिक्वायरमेंट पढ़नी है और रिक्वायरमेंट पढ़ के अंदाजा लगाना है कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट पढ़ के क्या अंदाजा लगाना है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है। याद रखिए जो इंडिपेंडेंस से रिलेटेड प्रोविजन है ये हमारी दो जगहों पे डिस्कस हुई है, एक कंपनीज एक्ट में जिसे हम लीगल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं और दूसरा कोड ऑफ एथिक्स में जिसे हम एथिकल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। अब कुछ सिचुएशन तो ऐसी हैं जो कंपनीज एक्ट में डिस्कस हुई हैं, कोड ऑफ एथिक्स में नहीं। कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जो कोड ऑफ एथिक्स में डिस्कस हुई हैं, कंपनीज एक्ट में नहीं। कुछ ऐसी सिचुएशन है जो दोनों जगह डिस्कस हुई हैं। इसीलिए ये देखना बहुत जरूरी है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले कि उसने हमसे रिक्वायरमेंट जो पूछी है हमने कमेंट करना है, हमने कंपनीज एक्ट के मुताबिक करना है या कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अगर उसने पूछा हुआ कंपनीज एक्ट के मुताबिक, हमने कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक अटेम्प्ट कर दिया, वो टोटली गलत, 0 नंबर। अगर पूछा कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक, हमने कंपनीज एक्ट के मुताबिक अटेम्प्ट कर लिया, टोटली गलत, 0 मार्क्स। तो सबसे अहम चीज क्या होगी, रिक्वायरमेंट पढ़ के क्या डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन लीगल रिक्वायरमेंट का है या कि एथिकल रिक्वायरमेंट का। ठीक है, अच्छा हमें कैसे पता चलेगा ये कि क्वेश्चन लीगल रिक्वायरमेंट्स का या एथिकल रिक्वायरमेंट्स का। रिक्वायरमेंट में कुछ वर्ड्स होंगे, जैसे फर्ज कीजिए अगर रिक्वायरमेंट में वो वर्ड यूज करता है कंपनीज एक्ट का, वो वर्ड यूज करता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर का, तो ये वर्ड जो यूज करता है इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वो कंपनीज एक्ट का वर्ड यूज करता है, स्टैट्यूटरी का वर्ड यूज करता है, लीगल का वर्ड यूज करता है, तो इससे क्या पता चलेगा हमें, ये लीगल प्रोविजन यानी चैप्टर 6 का क्वेश्चन है। और अगर वो रिक्वायरमेंट में सिचुएशन तकरीबन मिलती जुलती होंगी, लेकिन रिक्वायरमेंट में अगर वो वर्ड यूज करता है कोड ऑफ एथिक्स का, वो वर्ड यूज करता है सेफगार्ड्स का, थ्रेट्स का, वो वर्ड यूज करता है एथिकल रिक्वायरमेंट्स का, तो फिर इसका मतलब है ये कौन सा क्वेश्चन होगा, कोड ऑफ एथिक्स एथिकल रिक्वायरमेंट्स का, जो कि हमारा चैप्टर 7 है। तो आइंदा आपने जब कभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंस से रिलेट कर रहे होंगे, सबसे अहम चीज जो आपने नोट करनी है कि रिक्वायरमेंट में क्या बता रहा है कि ये लीगल रिक्वायरमेंट वाला क्वेश्चन है या एथिकल रिक्वायरमेंट वाला। जब तक आप चैप्टर 6 करेंगे आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपने एथिकल तो पढ़ी नहीं, आपको पता है जितने भी क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं वो लीगल रिक्वायरमेंट के। लेकिन जब चैप्टर 7 पे पहुंचेंगे और जब आपके टेस्ट वगैरह होंगे उनमें आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि ये क्वेश्चन जो हमें प्रेजेंट किया उसने ये लीगल रिक्वायरमेंट का क्या एथिकल रिक्वायरमेंट का। उस वक्त ये जो वर्ड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये स्टैट्यूटरी का वर्ड, कंपनीज एक्ट का वर्ड, कोड ऑफ एथिक्स का वर्ड, थ्रेट्स सेफगार्ड का वर्ड, ये वर्ड्स आपके काम आएंगे डिसाइड करने में कि क्वेश्चन लीगल रिक्वायरमेंट का या एथिकल रिक्वायरमेंट का। क्लियर हो गई बात। तो केस स्टडी में सबसे अहम चीज हमने क्या डिसाइड करनी है, ये क्वेश्चन कौन सा है, लीगल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन है या एथिकल रिक्वायरमेंट्स का। अब फर्ज कीजिए हमने डिसाइड कर लिया और ये लीगल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन है, अब क्या करना है। वो कहता है लीगल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन है तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ें। नॉर्मली लीगल रिक्वायरमेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 3 तरह के इश्यूज होते हैं। केस स्टडी जो आती हैं उनमें 3 तरह के इश्यूज होते हैं। फिर सुन लीजिए, लीगल रिक्वायरमेंट्स की जो केस स्टडी एग्जाम में टेस्ट होती हैं उनमें 3 तरह के इश्यूज होते हैं। पहला, या तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई इशू होगा, यानी अपॉइंटमेंट करनी किसी और ने थी, कर किसी और ने दी, या ऑडिटर की क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इशू होगा कि वो 3 तरह की कंपनीज हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, कोई और ऑडिट नहीं कर सकता, या डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड इशू होगा। फिर बताइए लीगल रिक्वायरमेंट के क्वेश्चन में कितनी तरह के इश्यूज आएंगे, एक अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, दूसरा क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तीसरा डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि क्वालिफिकेशन अलग कंसेप्ट है, डिसक्वालिफिकेशन अलग कंसेप्ट है। ठीक है, 3 तरह। तो हमने ध्यान रखना है कि उसने कौन सा इशू पूछा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन होंगे ना, अगर एग्जामिनर जो है ना वो सादा मासूम एग्जामिनर हो तो वो क्या करता है, या तो एक केस जो होगा वो अपॉइंटमेंट से बनाएगा, या क्वालिफिकेशन से बनाएगा, या डिसक्वालिफिकेशन से बनाएगा। एक केस में एक ही इशू लेके आएगा। वो इशू यहाँ अपॉइंटमेंट का होगा, या क्वालिफिकेशन का, या डिसक्वालिफिकेशन का। ज्यादातर जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो डिसक्वालिफिकेशन पे सेट किए जाते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर हुआ कोई शातिर किस्म का,
वो क्या करेगा, वो एक ही पार्ट के अंदर एक से ज्यादा इशू लेके आएगा। एक हो सकता है इशू पार्ट ए में, जैसे केस एक या पार्ट ए वाला, उसमें अपॉइंटमेंट का इशू भी लेके आएगा, क्वालिफिकेशन का भी ले आएगा, या क्वालिफिकेशन का इशू भी ले आएगा, डिसक्वालिफिकेशन का इशू भी ले आएगा, या डिसक्वालिफिकेशन का इशू भी ले आएगा, अपॉइंटमेंट का इशू भी ले आएगा, या इवन डिसक्वालिफिकेशन के अंदर वो शेयर होल्डिंग का केस भी ले आएगा, एम्प्लॉयमेंट वाला केस भी ले आएगा। आपको पता है रिसेंट एग्जामिनर जो है ना वो थोड़ा ज्यादा शार्प हो गया, अब वो केस स्टडीज को एक में दो दो इश्यूज डिस्कस कर रहा है। जैसे आपको याद होगा रिपोर्ट में भी हमने केस स्टडी अटेम्प्ट की थी जिसमें एक ही पार्ट के अंदर दो इश्यूज थे, एक वो रिलेटेड पार्टी वाला इश्यू था और एक गोइंग कंसर्न वाला इश्यू था। वो याद है केस स्टडी जिसमें उसने सेल कर लिया था ऑफिस बिल्डिंग डायरेक्टर को और कह रहा था लिक्विडिटी इश्यूज हैं लेकिन अब हम कॉन्फिडेंट है कि रिजॉल्व हो गए। तो उसी तरह आप मुझे बताइए, अगर एक पार्ट के अंदर उसने एक से ज्यादा इशू डिस्कस किए हैं, हमने क्या करना है, एक इशू को डिस्कस करना है कि दोनों को? एक स्टूडेंट आगे कहने लगा नहीं सर देखें दो इश्यूज हैं मैं मानता हूं, लेकिन पहले इशू की बेस पे जब हमें पता चल गया वो डिस्क्वालीफाइड हो गया है तो दूसरे इशू को डिस्कस करके हमने क्या कर रहे हैं ना, रहेगा तो वो डिस्क्वालीफाइड है। तो मैंने कहा भाई हम प्रैक्टिकली वो डिस्क्वालीफाइड ही रहेगा, लेकिन एग्जाम में अगर आई के आपने हमें दो इश्यूज डिस्कस करवाए हैं क्वेश्चन में तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम दोनों पे कमेंट करें, तो हमें दोनों पे हेडिंग बना के अलग-अलग कमेंट करना होगा, ये चीज ध्यान में रखें। तो ये बात समझ आई, ठीक है। इसके बाद आखिरी चीज जो आपने केस स्टडी में ध्यान में रखनी है, यही कंसेप्ट बिजनेस लॉ में भी है, लेकिन लॉ में जो केस स्टडीज अटेम्प्ट की जाती हैं उनका तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट है। लॉ में नॉर्मली अप्रोच ये बताई जाती है केस स्टडी सॉल्व करने की कि पहले आपने रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखनी है, फिर उसके बाद आपने केस स्टडी पे आके केस स्टडी का डिसीजन लिखना है दूसरे नंबर पे, यस नो क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड, और तीसरे नंबर पे आपने बेसिस ऑफ डिसीजन लिखना है, जस्टिफिकेशन केस स्टडी के हवाले से कि क्यों ये डिस्क्वालिफाइड है। तीन चीजें, लेकिन याद रखें ऑडिट में हमने सिर्फ दो चीजें लिखनी होती हैं, हमने लीगल प्रोविजंस ऑडिट के क्वेश्चन में नहीं लिखनी, सिर्फ डिसीजन लिखना है क्वालिफाइड या डिस्क्वालिफाइड, और बेसिस ऑफ डिसीजन लिखनी है कि क्यों क्वालिफाइड या डिस्क्वालिफाइड है। लीगल प्रोविजंस हमने नहीं लिखने। अब जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा सॉल्यूशन को पढ़ के कि हमारी बेसिस ऑफ डिसीजन की ड्राफ्टिंग ही इस तरीके से होती है कि लीगल प्रोविजन ऑटोमेटिकली कवर हो जाए। हमने अलहदा से ऑडिट के पेपर में लीगल प्रोविजंस नहीं लिखने। इसकी रीजन क्या है भाई, बिजनेस लॉ के पेपर में तो लिखते थे, इसकी रीजन यहाँ पे ये है कि मार्क्स कम होते हैं। एग्जामिनर नॉर्मली अगर 4 सिचुएशन देगा तो टोटल 8 मार्क्स के साथ सिचुएशन टेस्ट कर लेता है, 5 सिचुएशन देगा 10 मार्क्स के साथ, उसमें हमने इसका मतलब है एक सिचुएशन के 2 मार्क्स हुए। अब उसके अंदर हमने ये भी बताना है क्वालिफाइड है कि नहीं, और फिर उसकी रीजनिंग भी देनी है, और फिर सम टाइम क्वेश्चन में दो इश्यूज होते हैं, दोनों को एड्रेस करना है, तो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, इसलिए लीगल प्रोविजन रिक्वायर्ड नहीं होती। आप अगर पास पेपर का जैसे सॉल्यूशन देख लें, एग्जामिनर कमेंट्स देख लें, मार्किंग स्कीम देख लें, तीनों से आपको कंफर्म हो जाएगा कि कहीं पे उसने लीगल प्रोविजन के लिए कोई जगह नहीं रखी हुई। तो कंक्लूड कर रहा हूं कि हमने ये ऑडिट रिपोर्ट की ये कंपनीज एक्ट वाली लीगल प्रोविजन की केस स्टडी जो है वो कैसे अटेम्प्ट करनी है। सबसे पहली चीज रिक्वायरमेंट पढ़नी है। रिक्वायरमेंट पढ़ के क्या अंदाजा लगाना है कि ये लीगल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन है कि एथिकल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन है। उसके लिए रेलिवेंट वर्ड्स क्या होंगे, कंपनीज एक्ट का, लीगल, स्टैट्यूटरी, और कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है तो कोड ऑफ एथिक्स, एथिकल या थ्रेट और सेफगार्ड्स। थ्रेट और सेफगार्ड का वर्ड हमेशा कोड ऑफ एथिक्स में यूज होता है। ये डिसाइड कर लिया कि लीगल का क्वेश्चन है, अब क्या करना है, इश्यूज मेंटली प्रिपेयर्ड रहे। 3 तरह के इश्यूज हो सकते हैं क्वेश्चन में, या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, या क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, या डिसक्वालिफिकेशन से रिलेटेड। और अगर शातिर एग्जामिनर हुआ तो वो क्या करेगा, एक केस के अंदर 2 इश्यूज लेके आएगा, हमने दोनों को एड्रेस करना होगा वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि जी शेयर होल्डिंग का भी इशू है, वो कहता है एम्प्लॉयमेंट का भी इशू है, तो हमें पहले शेयर होल्डिंग की हेडिंग दे के उसको एड्रेस करना है, फिर एम्प्लॉयमेंट की हेडिंग दे के उसको एड्रेस करना है। और क्या लीगल प्रोविजंस हमने लिखनी है? लीगल प्रोविजंस नहीं, क्यों नहीं लिखनी? क्योंकि बेसिस ऑफ डिसीजन की ड्राफ्टिंग ऐसे होती है उसमें लीगल प्रोविजन कवर हो जाती है। प्लस दूसरी रीजन ये है कि मार्क्स भी कम होते हैं। प्लस तीसरी सबसे बड़ी रीजन ये है कि एग्जामिनर जो जैसे सॉल्यूशन है, एग्जामिनर कमेंट्स, मार्किंग स्कीम, इसमें उन्होंने कुछ भी मार्क्स एलोकेट नहीं किए होते लीगल प्रोविजन को। जी तो कुछ समझ आई आपको कि केस स्टडी अटेम्प्ट कैसे करने हैं। अब चलते हैं हम इन केस स्टडीज को
आगे प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज के तौर पे अपेंडिक्स 2 पे आइए। अपेंडिक्स 2 ये हमारा पेज है 235। ये आपको घर से मैंने अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन दिए थे। ये जो 235 पेज पे क्वेश्चन है ये आई कैप के क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। आई कैप के क्वेश्चन बैंक में इसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट ए से लेके ई तक। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन बैंक का नंबर है। इसका मतलब है ये पास पेपर में टेस्ट हुआ है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपने लेक्चर अच्छे तरीके से समझा है, घर जाके रीडिंग की है, तो आपके लिए ये इजी क्वेश्चन साबित होगा इंशाल्लाह। सबसे पहले मुझे बताइए रिक्वायरमेंट पढ़ के कि ये कौन से वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। वो तो आप आंखें बंद करके बता सकते हैं, चैप्टर 6 यानी कंपनीज एक्ट का। लेकिन मुझे बताइए, अंडरलाइन कीजिए क्वेश्चन में कौन सा लफ्ज है जिससे पता चला। कंपनी एक्ट को अंडरलाइन करें ताकि आपको पता चले कि कौन क्वेश्चन में कौन कौन से वर्ड्स क्रिटिकल होते हैं। ये अंडरलाइन करने की आदत डालें एग्जाम में भी, ताकि आपको पता चल जाए कौन सा वर्ड हमारे लिए क्रिटिकल है। वरना अंडरलाइनिंग ना करवाएं स्टूडेंट से, वैसे कहें भाई इंपोर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो, कहता है ये सर पूरी लाइन अंडरलाइन हो गई। हो गया सर इंपोर्टेंट, कोई ना कोई तो होगा, हो गया भाई। ऐसे नहीं, आपको पता होना चाहिए किस वर्ड की रेलिवेंस है हमारे क्वेश्चन में और किस वर्ड की रेलिवेंस नहीं है। तो कंपनीज एक्ट 2007 का वर्ड हमें मिल गया। इसका मतलब है अब हमने कंपनीज एक्ट की तरफ जाना है, कोड ऑफ एथिक्स की तरफ नहीं जाना। अगर इसमें कोड ऑफ एथिक्स का वर्ड होता फिर हमने क्या करना था, कोड ऑफ एथिक्स की तरफ जाना था, फिर कंपनीज एक्ट को भूल जाना था। पार्ट ए में कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी एक स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम नहीं। पार्ट बी में प्रॉब्लम, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट सी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट डी में कोई प्रॉब्लम, भाई पूरे ऑडिट में कोई प्रॉब्लम। ऐसे ना करें, कुछ तो पूछे ना भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा। पार्ट डी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट ई में प्रॉब्लम है नहीं, किसी ना किसी को तो होगी मेरे भाई। है प्रॉब्लम मेरे भाई को, शाबाश। इन भाई ये डिस्कस करते हैं। कहता है ऑल डायरेक्टर्स ऑफ हुसैन एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब ये हुसैन एसोसिएट्स सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, क्या कंपनी है? कैसे पता चला? लिमिटेड का लफ्ज अंडरलाइन कीजिए इसको, इससे हमें पता चला ये कंपनी यानी बॉडी कॉर्पोरेट है। द कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ मसूद प्राइवेट लिमिटेड व्हिच हैज ए पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 मिलियन। तो क्या ऑडिट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बॉडी कॉर्पोरेट है। एक स्टूडेंट कहने लगा सर इसका तो ऑडिट रिक्वायर्ड ही नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, पेड अप कैपिटल 1 मिलियन और लेस, तो प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी जो प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 1 मिलियन और लेस हो, क्या उसका ऑडिट रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर वो कह रहा है मैंने ऑडिट करवाना है, तो फिर क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन कह रहा है, हमने तो क्वालिफिकेशन पूरी करनी है ना, चाहे ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं भी है, नॉन स्टैट्यूटरी भी करवा रहे हो तो भैया, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं होना चाहिए ना उसको, ऑडिटर को। तो यहां पे उसका फोकस क्लाइंट की तरफ नहीं था, ऑडिट फर्म की तरफ था। ठीक है, तो यहां पे हुसैन एसोसिएट्स ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बॉडी कॉर्पोरेट। क्लियर हो गया मेरे भाई? चलिए गुड। चलिए केस स्टडी फर्स्ट एग्जांपल ओके कर दें। चलिए सेकंड एग्जांपल पे आ जाए। सेकंड एग्जांपल, सबसे पहले मुझे रिक्वायरमेंट पढ़ के बताइए, एक लफ्ज को अंडरलाइन करना है सिर्फ आपने। किस? हाँ, तो स्टैट्यूटरी के वर्ड से क्या पता चला हमें? कंपनीज एक्ट। इसका मतलब है कोड ऑफ एथिक्स में जो कुछ लिखा हुआ है वो हमने भूल जाना है। वैसे तो याद ही नहीं किया हुआ, लेकिन अगर याद किया होता तो सारा कुछ भूल जाते हैं। वरना अक्सर पता है क्या होता है, अभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब कोड ऑफ एथिक्स की तरफ जाएंगे ना, तो फिर लीगल प्रोविजन और कोड ऑफ एथिक्स की प्रोविजन मिक्स हो रही होती हैं। उस वक्त पता चलता है कंसेप्ट किसका स्ट्रांग है किसका वीक है। उस वक्त कहता है क्वेश्चन में, भाई बताइए थ्रेट्स और सेफगार्ड क्या है इसमें, और स्टूडेंट कहता है नहीं सर ये पार्टनर ने लोन ले लिया है, ये तो डिस्क्वालीफाइड हो गया।
मैं कहा शाबाश, वो तो कंपनीज एक्ट में लिखा था डिस्क्वालीफाइड है, क्वालिफाइड है, कोड ऑफ एथिक्स में तो कुछ और लिखा होता है। तो याद रखिए, रिक्वायरमेंट पढ़ के रिक्वायरमेंट जिस चैप्टर की तरफ लेके जा रही है, फिर हमने उसी चैप्टर के मुताबिक आंसर करना है, दूसरे कंसेप्ट को मिक्स नहीं करना। बार बार बता रहा हूं, आइंदा भी कोड ऑफ एथिक्स में भी बार बार बताऊंगा, उसके बावजूद आप भी बार बार गलती करेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने कि अगर लीगल रिक्वायरमेंट का क्वेश्चन है तो फिर कंपनीज एक्ट से बाहर नहीं जाना, कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन है तो कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक ही आंसर करना है, फिर कंपनीज एक्ट की तरफ नहीं जाना। 1 में कोई प्रॉब्लम मिस्टर जाकिर अली में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मुझे प्रॉब्लम है। नहीं, सुन ले, उसने ये तो बताया है कि वो क्लाइंट का एम्प्लॉय है, ये नहीं बताया कि कितने अरसा पहले एम्प्लॉय था। शाबाश, दोनों बातें लिखेंगे। अगर 3 साल के अंदर अंदर एम्प्लॉय रहा है तो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, अगर 3 साल पहले एम्प्लॉय रहा है, अगर 3 साल पहले एम्प्लॉय रहा है तो फिर डिस्क्वालीफाइड हो गया। ये ले, ये अभी आप कह रहे थे, पता है, फिर क्वालिफाइड है मेरे भाई। अगर 3 साल पहले एम्प्लॉय रहा है, 3 साल गुजर गए हैं तो फिर क्वालिफाइड। अगर कंपनी छोड़े 3 साल अभी नहीं गुजरे, यानी विद इन लास्ट 3 years अगर वो एम्प्लॉय रहा है एक दिन भी, वो डिस्क्वालीफाइड। और अगर 3 साल के अंदर पिछले 3 साल में एम्प्लॉय नहीं रहा, उससे पहले था, फिर क्वालिफाइड। तो यहाँ पे चूंकि उसने मेंशन नहीं किया पीरियड, हमें दोनों ऑप्शन डिस्कस करनी चाहिए। ठीक है, या अगर हम भी शातिर हैं तो हम एक ही लाइन ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि दोनों सिचुएशन कवर हो जाएं, जैसे इफ के साथ। आपने इसका सॉल्यूशन नोट किया, एक लाइन में उसने भुगता दिया, लेकिन देखें उसने एक लाइन के अंदर दोनों ऑप्शन कवर हो रही है। कह रहे हैं अगर पिछले 3 सालों में एम्प्लॉय रहा है तो ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसका मतलब यही है, अगर एम्प्लॉय नहीं रहा तो हो सकता है। आप चाहे तो इस तरह लिख दें, लेकिन अगर ज्यादा आसान जिंदगी इस तरह होगी कि पहले हेडिंग ले दें कि पहली हेडिंग पिछले 3 साल में एम्प्लॉय रहा है, नीचे लिख दे डिस्क्वालीफाइड। दूसरी हेडिंग पिछले 3 साल में एम्प्लॉय नहीं रहा, फिर क्वालिफाइड। क्लियर हो गई ये बात? सेकंड में कोई प्रॉब्लम? बॉडी कॉर्पोरेट वाला आ गया, चले। थर्ड में कोई प्रॉब्लम? नहीं, थर्ड में मेरे भाई को प्रॉब्लम है। देखें, कह रहे हैं मिस फातिमा खान ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज बीन ऑफर्ड अपॉइंटमेंट इन नीलम लिमिटेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर। तो ठीक है, यहां तक तो कोई इशू नहीं है। शी वाज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनीज डायरेक्टर 2 months बिफोर द ऑफर। 2 months में, यही बात आ गई ना। अब ये देखें, ये है मिस फातिमा खान किधर है? ये इधर है क्या? क्या इधर है? इधर एम्प्लॉय के आगे फर्दर एम्प्लॉय है, कंपनी के डायरेक्टर की एम्प्लॉय है, तो मिस फातिमा खान इधर है। अब बताइए, क्या मिस फातिमा खान पे क्या 3 साल वाली कंडीशन अप्लाई होगी? नहीं होगी। अब अगर तो अभी भी मिस फातिमा खान एम्प्लॉय होती डायरेक्टर की, तो वो ऑडिट नहीं कर सकती थी, वो ऑडिट नहीं कर सकती थी, लैदा होके भी नहीं कर सकती थी। अभी क्वेश्चन पूछा था आपने, लेकिन अब क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि जी उसने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया, एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद अगले ही दिन वो ऑडिटर अपॉइंट हो सकती है, इसके लिए 3 साल की कंडीशन नहीं है, जिसको हमने अपनी आसानी के लिए क्या नाम दिया था? इनडायरेक्ट एम्प्लॉय का। लॉ ने ये नाम नहीं दिया, हमने अपनी आसानी के लिए कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए नाम इजाद किया। भाई समझ आ गई मेरे भाई? ठीक है, चलिए। फोर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं? फोर्थ में सन माइनर है कि मेजर है? शाबाश, चलिए इसको क्लोज कर दें। अब चलिए वॉल्यूम 2 पे आ जाए, वॉल्यूम 2 पे आइए। वॉल्यूम 2 क्वेश्चन नंबर 1 से 9, क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको कहा था अटेम्प्ट करने को। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक सारे अटेम्प्ट किए? शाबाश, चले। बाकियों ने भी किए होंगे, एक आधा क्वेश्चन रह गया होगा बाकी का। आपने 10 कर लिया मेरे भाई ने, एक ही क्वेश्चन 10 दफा तो नहीं कर लिया। चले फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 में कोई इशू नहीं? इशू मुझे है, अब ये मेरे भाई बताएंगे। आपने कहा ना कोई इशू नहीं है, अब बताइए। सेकंड में कह रहे हैं ऑडिटर हैज गिवन एन इंटरेस्ट फ्री लोन टू द कंपनी। हाँ, ऑडिटर कंपनी इंडेटेड है, ऑडिटर थोड़े। चलिए, अब मेरी तसल्ली हो रही है कि आप सही सच बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई इशू नहीं है, इसको ओके कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई इशू, क्वेश्चन नंबर 2 में भी कोई इशू नहीं है जी बिल्कुल सुन। कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ नूरानी पब्लिक लिमिटेड एनपीएल हैज अपॉइंटेड आसिम एंड कंपनी एंड ऑडिट फर्म एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर अपकमिंग ईयर। बिल्कुल ठीक किया उसने, पॉइंट कर दिया। Mr. Abid, one of the partners of the audit firm, holds 200 shares of NPL and he is not directly engaged in the audit assignment of NPL. वो कहता है कि डायरेक्टली इंगेज नहीं, शेयर्स हैं, लेकिन कहता है मैं एंगेजमेंट पार्टनर थोड़ा ही हूं, मैं तो साइड पे होकर बैठा हूं। तो क्या इशू है? बिल्कुल इशू है। क्या ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो सकती है? कहता है नहीं हो सकती। या कलब के मर गया मैं कह के, जब कंडीशंस हो तो हमने नहीं कहना कि नहीं, कहना है हो सकती है 2 कंडीशन के साथ, फिर कहता नहीं हो सकती। हो सकता, तो क्या लिखेंगे मेरे भाई? अपॉइंटमेंट हो सकती है प्रोवाइडेड डिस्क्लोजेस शेयर होल्डिंग एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, डिस्पोजेस विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि अपॉइंटमेंट हो चुकी है, तो इसका मतलब है इसे शायद ये डिस्क्लोज कर चुका होगा, अब इसे विद इन 90 डेज डिस्पोज करना चाहिए। ठीक है, अपॉइंटमेंट हो चुकी है ना, तो इसका मतलब क्या? डिस्क्लोज कर चुका होगा, क्योंकि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती तो हमें क्वेश्चन में बताता कि डिस्क्लोज नहीं किया। डिस्क्लोज कर चुका होगा, अब क्या करना है? नहीं, डिस्पोज नहीं करना, विद इन 90 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्पोज करना है। ये जो आप टाइम पीरियड नहीं बताते ना, तो ये मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं इससे। ये रिटेंशन पीरियड क्या है कंपनी का? कोई नहीं बोलेगा। कंपनी डॉक्यूमेंट्स का रिटेंशन पीरियड क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का जी भाई, कोई नहीं बोलेगा। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मेंटेन करनी होती है हमने। कितने अरसे तक डॉक्यूमेंट्स को रिटेन करना है? 5 ईयर तक। वही बात की ना फेल होने वाली। फिर कहते हैं सर आई क्या पता नहीं, पेपर बहुत अच्छा हुआ है, पता नहीं फेल क्यों करता है। भैया मेरे साथ साथ बोलिए, 5 years from the date of auditor's report or group auditor's report whichever is later। और इसके साथ एक और लाइन भी है। कितनी दफा बताया भैया, दरिया को कूजे में बंद नहीं करना, दरिया को दरिया ही रहने दें। चलिए 2 क्लियर हो गया मेरे भाई जिन्होंने पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम? 3 में प्रॉब्लम है? किसको है? नहीं है किसी को? बताए ना भाई, शाबाश। किसको प्रॉब्लम है? हाँ शाबाश, नहीं है ना भाई, ऐसे नहीं जी। सुनिए क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर अकबर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रॉस्पेरिटी लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी। चीफ एग्जीक्यूटिव है। ही इज नॉट प्लीज्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द करंट ऑडिटर। वो ऑडिटर की परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं है। ही इज प्लानिंग टू प्रपोज द नेम ऑफ मैसर असगर सलीम एंड कंपनी एज द न्यू ऑडिटर इन द कमिंग एजीएम आफ्टर अप्रूवल ऑफ बोर्ड। वो कह रहा है भैया मैं तो नए ऑडिटर जो है इसको अपॉइंट करवाऊंगा आफ्टर अप्रूवल ऑफ बोर्ड। क्या बोर्ड के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो ऑडिटर को प्रपोज कर सके? हाँ बिल्कुल है, बल्कि उन्होंने लाजमी प्रपोज करना होता है। शेयर होल्डर चाहे तो प्रपोज करें किसी और ऑडिटर को, चाहे तो ना करें, लेकिन डायरेक्टर्स ने तो लाजमी प्रपोज करना होता है। और ये भाई बताएंगे मुझे कब प्रपोज करना, कोई और नहीं बोलेगा। कब प्रपोज करना होता है? एजीएम के बाद के एजीएम पर, के एजीएम से पहले, और कोई नहीं बोलेगा। एजीएम से पहले कितने दिन पहले? 7 दिन पहले, 14 दिन पहले, 7 दिन पहले। ये याद किया मेरे भाई ने। और भाई 21 दिन पहले कम से कम नोटिस ऑफ एजीएम के साथ नाम देना होता है, 7 दिन पहले। जी आप बताइए, आप बताइए, क्या शेयर होल्डर ने भी प्रपोज करना होता है ऑडिटर को? और कोई नहीं बोलेगा। शेयर होल्डर्स ने की कंडीशंस क्या हैं? नहीं सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, उन्होंने अगर प्रपोज करना है, डायरेक्टर ने कहा ABC, मैंने कहा नहीं DEF, मैं शेयर होल्डर हूं, क्या कंडीशन पूरी करनी? कितने दिन पहले?
7 दिन पहले पहुंचना चाहिए। जी भैया सही कह रही है, 7 दिन पहले जाना चाहिए नोटिस। वो कहीं और पहुंचे थे, एकदम अचानक जल्दी से वापस आना पड़ा उनको। अच्छा ऐसे समझते हैं जैसे उसका क्वेश्चन उसी का क्वेश्चन है, वो मेरा नहीं है, मेरा उससे कोई लेना देना ही नहीं है। मर्जी भाई आप लोगों की। मिस्टर असगर वापस आ जाए क्वेश्चन में। कहता है मिस्टर असगर, हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर होती है कि वो नॉमिनेट करते हैं। मिस्टर असगर ए पार्टनर विद मिस्टर असगर सलीम एंड कंपनी, द ब्रदर ऑफ मिस्टर अकबर, इज द अरेंजमेंट लीगली परमिसिबल। वो कहता है कि जी जिसको ऑडिट फर्म को अपॉइंट करने के बारे में सोच रहे हैं ना ये लोग, तो चीफ एग्जीक्यूटिव का भाई उसमें पार्टनर है। अब देखें सिचुएशन क्या बनी, सुनिएगा गौर से, 3 लफ्ज, ब्रदर ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर। ये चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है क्या? डायरेक्टर तो नहीं है, डायरेक्टर है। कहां लिखा हुआ है चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है? हाँ लॉ में लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा। तो सिचुएशन क्या बनी, ब्रदर ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर। बताइए डिस्क्वालिफिकेशन होगी कि नहीं? नहीं हुई, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन कब होती है? स्पाउस, पार्टनर इज डायरेक्टर, तीनों कंडीशन पूरी हो फिर डिस्क्वालिफिकेशन होगी। तो इसका मतलब है लॉ यहां पे कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं दे रहा, अरेंजमेंट लीगली परमिसिबल है। क्लियर? लेकिन हमारी कॉमन सेंस तो ये कहती है कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होगा अगर उसका भाई डायरेक्टर है तो। हाँ लॉ में हम कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करते, लॉ में हम लॉ पर की प्रोविजन को अप्लाई करते हैं। हाँ कोड ऑफ एथिक्स में कॉमन सेंस को अप्लाई करते हैं, इसीलिए लॉ में जहां कहीं कोई कमी बेशी रह जाती है उसके लिए फिर कोड ऑफ एथिक्स है, वहां पे आप देखेंगे इस तरह की सिचुएशन उधर कवर हो रही होती है। जी क्वेश्चन 3 क्लियर हो गया मेरे भाई? क्वेश्चन 4 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्की बात है। अब ये भाई मुझे बताएंगे। जी मेरे भाई कॉर्नर में जो पीछे बैठे हैं, हाँ जी, यहां पे वो कह रहे हैं पार्टनर ने शेयर्स खरीदे हैं। क्वेश्चन में किस इंफॉर्मेशन से लग रहा है कि उसने शेयर्स अपॉइंटमेंट के बाद खरीदे हैं कि पहले खरीदे हैं? कैसे पता चल रहा? मेरे भाई ये क्लियर है, क्लियर नहीं होता तो फिर वो दोनों सिचुएशन डिस्कस करता ना सोल्यूशन में। ये हाल है आपका। हाँ सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं असल में आप जवाब ठीक है वैसे आपका, लेकिन इंफॉर्मेशन जिस इंफॉर्मेशन से नतीजा निकाला वो गलत है। मैं ट्यूनिंग कर दूं कंसेप्ट की। कह रहा है मिस्टर के द पार्टनर ऑफ ऑडिट फर्म इन नॉर्मल कोर्स ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी बाउट शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड ऑफ विच हिज फर्म वाज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये वाज को अंडरलाइन कीजिए, ये वाज का लफ्ज हमें बता रहा है कि जिस वक्त शेयर्स खरीदे गए उस वक्त वो ऑडिटर था, अपॉइंटमेंट के बाद शेयर खरीदे गए। तो बताइए 90 डेज की रिलैक्सेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। वो रिलैक्सेशन क्यों नहीं मिलेगी? वो तो एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट के लिए। क्लियर हुई है बात? आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ये 4 हो गया, 5 भी हो गया। 6 में कोई इश्यू हो तो बताइए। 5th में, हाँ 5th में देखिए, 5th में कह रहा है, अच्छा 5th की रिक्वायरमेंट आपने नोट की। उसने ये नहीं कहा, पूछा था हमसे कि ऑडिटर क्वालिफाइड है कि डिसक्वालिफाइड है। उसने क्या पूछा था वाला? 5th उसने पूछा कंपनी सेक्रेटरी बताइए कोई स्टेप लेगा कि नहीं लेगा। तो इस आंसर को हमें ऐसे लिखना चाहिए कि जिस दिन शेयर्स खरीदे उस दिन ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो गया, 90 डेज की रिलैक्सेशन इसके लिए अवेलेबल नहीं है। डिस्क्वालीफाई हुआ तो ये डिस्क्वालिफिकेशन कैजुअल वैकेंसी राइज होती है। ये कंपनी सेक्रेटरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इमीडिएटली बताना चाहिए। क्यों? ताकि वो विद इन 30 डेज और कैजुअल वैकेंसी फिल कर सके। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को सिर्फ क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखना, बल्कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो जो स्टेप्स मजीद लेने चाहिए सिचुएशन में वो भी बताने हैं। क्लियर हुई है बात? क्वेश्चन 6 में कोई प्रॉब्लम? डिस्कस कर दे सारा क्वेश्चन, भाई डिस्कस कर लेते हैं। You have received a letter from the company secretary of ABC Group of Companies on March 4, 2006
Group consists of 4 public limited unlisted companies. Secretary requested you to advise him as to who will have the authority to appoint new auditors. ये असल में रिक्वायरमेंट है, who will have the authority to appoint new auditors. इसको अंडरलाइन करें, who will have the authority to appoint new auditors in following situations relating to different companies of the group. अब वन बाय वन हमें कंपनीज के बारे में बता रहा है. कंपनी ए के बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है ऑडिटर्स ऑफ कंपनी ए विल बी रिटायरिंग इन अगस्त 2006 ऑन द कंक्लूजन ऑफ एजीएम ऑफ द कंपनी. अब कौन अथॉरिटी है इधर? मेंबर्स. बस इतना लिख दे कि अगली बात भी लिखे. अगली बात क्या है? अगर मेंबर्स अपॉइंट नहीं करते तो कमीशन. B. Auditors of company B were removed by the members on March 2, 2006. March 2, 2006 को रिमूव कर दिया गया था. अब मिड टर्म रिमूवल है. मिड टर्म रिमूवल का केस है. क्यों? तो कौन बाइंड करेगा? डायरेक्टर्स विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कमीशन. Auditor of company C became disqualified on February 14, 2006. कमीशन करेगा अपॉइंट. ठीक है, कैजुअल वैकेंसी राइज होगी, कमीशन करेगा अपॉइंट. Auditors of company D resigned on January 28, 2006. कंपनी डी के ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया. अब रिजाइन पे सुन लीजिए, क्या रेजिग्नेशन कैजुअल वैकेंसी है? कितने स्टूडेंट का ख्याल है कैजुअल वैकेंसी है? कितनों का ख्याल है नहीं है? देखिए, लॉ ने क्लियरली इसको आंसर नहीं किया. कम से कम जितना मैंने लॉ पढ़ा उसमें क्लियरली मुझे इसका आंसर नहीं मिला. मैंने एक दफा सर्च करने की कोशिश की थी इधर उधर से भी. रेजिग्नेशन एग्जैक्टली डिस्क्वालिफिकेशन कैजुअल वैकेंसी है कि नहीं, इसका आंसर मुझे नहीं मिला. तो यहाँ पे एग्जामिनर ने इसे कैजुअल वैकेंसी के लिहाज से ट्रीट किया हुआ था. हमने भी इसे कैजुअल वैकेंसी के लिहाज से ट्रीट करके कह दिया कि विद इन 30 डेज जो है वो अपॉइंटमेंट डायरेक्टर्स ने करनी थी, वो नहीं करते. तो अब इस वक्त अपॉइंटमेंट किसने करनी है? कमीशन. लेकिन अगर आप इसको कैजुअल वैकेंसी ट्रीट नहीं भी करते हैं, आंसर स्टिल सेम होगा. क्योंकि अगर ड्यूरिंग द ऑडिट ऑडिटर रिजाइन कर दे, विड्रॉ कर ले, तो याद रखे वो लॉ में एक प्रोविजन लिखी हुई है, इफ अपॉइंटेड ऑडिटर इज अनविलिंग टू एक्ट, तो अपॉइंटमेंट एससीसीपी करेगा. ये लाइन लिख ले, ये लिखी हुई है कहीं पे, इफ अपॉइंटेड ऑडिटर इज अनविलिंग टू एक्ट. जहां पे अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन है हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, वहां पे कहीं पे एक लाइन लिख ले, इफ अपॉइंटेड ऑडिटर इज अनविलिंग टू एक्ट, तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कमीशन, एससीसीपी. तो दोनों सिचुएशन में आंसर सेम होगा कि ऑडिटर ने रिजाइन किया तो अपॉइंटमेंट कमीशन करेगा. जी मैम. पॉइंट सी में डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हुआ तो कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है. कैजुअल वैकेंसी अराइज डायरेक्टर ही करेंगे, डायरेक्टर ही करेंगे. तो हमने क्या बोला? नहीं, कैजुअल वैकेंसी है. कैजुअल वैकेंसी ये जो कंपनी सी के केस में मैंने कमीशन बोल दिया. नहीं, कैजुअल वैकेंसी है, रिवर्स करना. कैजुअल वैकेंसी है तो इसमें अपॉइंटमेंट कौन करेगा? डायरेक्टर करेंगे. कब? विद इन 30 डेज. क्या 30 डेज गुजर चुके हैं? नहीं गुजरे, अभी नहीं गुजरे. ए भाई, तो मैंने गलत पढ़ा दिया तो मुझे आपने आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया? हैं? ध्यान ही नहीं दिया इसका. अच्छा, अब ये होता है उजरे गुना बदतर अज गुना. कहते मैं ध्यान ही नहीं दिया. अब मेरे लेक्चर पे तुम ध्यान ही नहीं देते क्या? मैं क्यों? इस काबिल नहीं होता मेरा लेक्चर की ध्यान दिया. भाई आपने क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया ये इशू? लिख रहे थे, ये किन्होंने आइडेंटिफाई किया है? शाबाश भाई, आपको 100 रुपया इनाम मिलेगा मेरी तरफ. क्लास के बाद टीए रूम में ना जाना. नहीं आ जाना क्लास के बाद. ठीक है जी. तो कंपनी सी में वो कह रहा है डिस्क्वालिफिकेशन, कैजुअल वैकेंसी है, विद इन 30 डेज डायरेक्टर ने अपॉइंट करना. जी 6 क्लियर हो गया क्वेश्चन? 6 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई इशू? भैया ध्यान दे के जरा मुझे जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 जी मेरे भाई शाबाश। नॉमिने 1 वाला है 2 वाला? क्वेश्चन नंबर 1 वाला वो कह रहे हैं, अच्छा पहले कह रहे पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7, कोबलर्स लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ शूज लिमिटेड एंड बूट्स लिमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों क्या है? एसोसिएटेड कंपनी। देयर इज नो कॉमन डायरेक्टरशिप एज द होल्डिंग कंपनी हैज नॉमिनेटेड डिफरेंट पर्सन एज द डायरेक्टर फॉर ईच सब्सिडरी। वो कह रहे कोई कॉमन डायरेक्टरशिप नहीं है, डिफरेंट पर्सन को अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो इसमें नॉमिनेटेड वाला कंसेप्ट इसमें यूज नहीं होगा। वो तो नॉमिनेटेड होता है, वो गवर्नमेंट का नॉमिनी हो। जो एक्सेप्शन मैंने आपको लिखवाई है ना, वो गवर्नमेंट नॉमिनी के लिए है। ठीक है, यहां पे उसका नॉमिनी की कोई एप्लीकेशन नहीं है उस कंसेप्ट की। ठीक है, वो आपको होता है कंपनी जब किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स लेती है तो जाहिर है खुद तो डायरेक्टर बनकर नहीं बैठ जाएगी। उलामा में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर जो है उसका नेचुरल पर्सन होना जरूरी है, इसीलिए उसने किसी ना किसी दूसरे लोगों को नॉमिनेट करना है। क्लियर हो गया या कंप्लीट आगे लेके चले? क्लियर हो गया जी। और की क्वेश्चन 7 में जी बी वाला पार्ट, विद रेफरेंस टू सेकंड अबव डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर पोलाइट एज ऑडिटर ऑफ कोबलर लिमिटेड। वो कहता है सेकंड वाले केस में बताओ कि अपॉइंटमेंट सही है कि नहीं। हमने कहा अभी बता देते हैं। मेंबर्स ऑफ कोबलर लिमिटेड हैव अपॉइंटेड मिस्टर पोलाइट ए क्वालिफाइड MBA एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन देयर एनुअल जनरल मीटिंग at a fee which is less than the fee charged by the previous auditor। MBA कर ही नहीं सकता, फीस का तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, फीस का तो कोई इशू, MBA ऑडिट नहीं कर। यहां पे फीस को अंडरलाइन करें और इसके साथ एक लाइन लिख लें फीस के साथ। कंपनीज एक्ट में फीस का कोई मसला नहीं है। कंपनीज एक्ट में फीस का कोई मसला नहीं है। कंपनीज एक्ट में फीस का कोई मसला नहीं है। कंपनीज एक्ट में फीस का कोई मसला नहीं है। ठीक है, फीस कोई भी चार्ज कर ले। कंपनीज एक्ट कहना मेरे को क्या टेंशन है भाई, जो मर्जी चार्ज करो, तुम्हारा आपस का मसला है। हाँ, कोड ऑफ एथिक्स में शायद हो ये लिखे ना, लेकिन आपके जहन में सवाल आ जाना चाहिए, अच्छा कंपनीज एक्ट में नहीं है तो फिर हो सकता है कोड ऑफ एथिक्स में हो। क्योंकि अगर कोड ऑफ एथिक्स में भी ना होता तो सर इसको अंडरलाइन ही ना करवाते, टाइम थोड़ी जाया करवाना था अपना और आपका। तो मुझे लग रहा है कि फीस का कंपनीज एक्ट में तो कोई मसला नहीं है, ये होना कोड ऑफ एथिक्स में होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये क्लियर हो गया सेकंड आपको? जी, जिन स्टूडेंट ने पूछा। और की क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? चल जी, एसोसिएटेड कंपनी का लिंक डेवलप हो रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में कोई प्रॉब्लम? पार्ट 2, हाँ पार्ट 2, प्राइड कम्युनिकेशन लिमिटेड कह रहा है वन ऑफ द फर्म्स पार्टनर्स हैड रिमेन्ड द डायरेक्टर ऑफ PCL फॉर मैनी ईयर्स एज ए नॉमिनी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। यहां पे नॉमिनी वाला कंसेप्ट आ गया। और मुझे बताइए क्या नॉमिनी जो है, जैसे ही नॉमिनी का लफ्ज आ जाए तो हमारे जहन में लाइन आ जाए क्या? नॉमिनी डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर्स की तरह डिस्क्वालिफाइड है और एसोसिएटेड कंपनी की एक्सेप्ट। मुझे बताइए इस केस में 2 कंपनीज हैं कि एक ही कंपनी है? तो इसका मतलब है एसोसिएटेड वाला तो अप्लाई होता ही नहीं है ना। तो फिर नॉमिनी डायरेक्टर से हमारे जहन में क्या लाइन आए? यहाँ पे रेलिवेंट क्या है? नॉमिनी डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर की तरह डिस्क्वालिफाइड। कहता है नॉमिनी डायरेक्टर है और कई अरसे तक PCL का डायरेक्टर रहा है, तो बताइए डिस्क्वालिफाइड है कि नहीं? भाई डिस्क्वालिफिकेशन बनती है कि नहीं बनती? बनती है ना डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन अब यहां पे मसला ये है, उसने ये तो बता दिया कई सालों तक डायरेक्टर रहा है, ये नहीं बताया भाई पिछले 3 सालों में डायरेक्टर रहा है कि नहीं। शाबाश, दोनों बातें बताएंगे। और फिर भी भाई ठहर जा, और फिर भी हम फेल हो जाएंगे, फिर भी हम फेल। और फिर हम कहेंगे सर कंसेप्ट तो मेरे बहुत अच्छे हैं, पेपर भी बहुत अच्छा हुआ, फेल पता नहीं क्यों हो गया। फिर इसका जवाब टीचर से मांगेंगे, टीचर बेचारा क्या जवाब दे, वो थोड़ी आपका पेपर देख रहा है, इसका जवाब देगा फिर आई कैप अपने एग्जामिनर कमेंट्स में, जवाब कभी नहीं पढ़ते।
आई कैब एग्जामिनर कमेंट में कहेगा भैया मैंने रिक्वायरमेंट में ये थोड़ी पूछा था बताओ कि ऑडिटर क्वालिफाइड है कि डिसक्वालिफाइड। मैंने तो रिक्वायरमेंट में ये पूछा था कि स्पेसिफाई द मिनिमम कंडीशंस स्पेसिफाइड बाय कंपनीज एक्ट व्हिच शुड बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट, कि अगर हमने इस ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है तो मिनिमम कंडीशंस क्या पूरी करनी पड़ेगी ये बताओ, ये बता। तो हम कहेंगे बिल्कुल, अगर ये 3 साल के अंदर अंदर डायरेक्टर रहा है, इसको फिर हमने पार्टनर नहीं बनाना और पार्टनर बन चुका है, अब वो कह रहा है अपॉइंटमेंट कंफर्म एक्सेप्ट करनी है, तो इसका मतलब है हमें इस पार्टनर को रिमूव करना पड़ेगा पार्टनरशिप से, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सेफ बैंक लिमिटेड वाले क्वेश्चन में भी इसी तरह करते हैं। वो कहता है सेफ बैंक में नोट कीजिए, कह रहा है द फर्म हैज एक्वायर्ड ऑफिस इक्विपमेंट फ्रॉम द बैंक अंडर फाइनेंस लीज अरेंजमेंट। एक बात फिर कह रहा है इन एडिशन सम पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर आल्सो यूजिंग बैंक्स क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। अब देखें एक ही सिचुएशन में 2 इश्यूज बना दिए कि नहीं बना दिए, तो बताइए हमें एक को डिस्कस करना है कि दोनों को करना है, दोनों को करना है। तो आप कहेंगे लीज तो डेट है, याद है ना, तो ये फर्म डिस्क्वालीफाई हो गई। और क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी जो अज्यूम करें, अगर ये 1 मिलियन से ऊपर यूज कर रहे हैं तो डिस्क्वालीफाइड, 1 मिलियन से कम बैलेंस है तो क्वालिफाइड। हालांकि रिक्वायरमेंट में ये पूछ नहीं रहा कि क्वालिफाइड है कि डिस्क्वालीफाइड, रिक्वायरमेंट में क्या पूछ रहा है, मिनिमम कंडीशन। तो याद रखिए, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, एग्जाम में रिक्वायरमेंट पढ़ना सबसे अहम चीज होती है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इतना अहम नहीं जितना रिक्वायरमेंट पढ़ना और रिक्वायरमेंट समझना अहम है। अनफॉर्चुनेटली हमें आदत पड़ी होती है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो एक ही तरह के होते हैं तकरीबन, और उनकी रिक्वायरमेंट्स भी एक ही तरह की है। जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन आएगा, मुझे पता है उसने ये इस एडजस्टमेंट के साथ इस तरीके से प्रेजेंट करेगा, वो इधर सेल की फिक्स एसेट को क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट को। अब मैं अगर सिर्फ ये लाइन पढ़ लूंगा ना तो मुझे रिक्वायरमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे पता है वो उसने रेक्टिफाइंग एंट्री मांगी होगी नीचे। अगर उसने ट्रायल बैलेंस दिया है, एडजस्टमेंट दी हुई है, तो मुझे पता है कि नीचे उसने कहा होगा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाओ। रिक्वायरमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे इंफॉर्मेशन जो दी जाती है उससे रिक्वायरमेंट का अंदाजा हो जाता है। अकाउंटिंग में अक्सर ऐसे हो जाता है। तो स्टूडेंट को अकाउंटिंग कर करके अब ऑडिट की बारी आती है एंड में, तो तब तक ये अप्रोच पक्की हो चुकी होती है कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पढ़ के अंदाजा लगा लेना रिक्वायरमेंट क्या होगी। हालांकि ऑडिट में एक ही कंसेप्ट को वो डिफरेंट वेज में टेस्ट कर सकता है, इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हमेशा रिक्वायरमेंट को पढ़ें, समझें, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करें। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड बता देंगे, वो उसकी रिक्वायरमेंट नो डाउट हमारे क्वेश्चन के पार्ट का हिस्सा है। आपने लिख दिया इररिलेवेंट नहीं है क्वेश्चन, उसके कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे, लेकिन कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे जब तक कि एग्जामिनर को उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर ना देंगे। तो इसीलिए हमने ऑडिट के साथ अकाउंटिंग वाला सलूक नहीं करना, अकाउंटिंग वाला। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन पढ़ के खुद से जज कर लिया गया ये रिक्वायरमेंट होगी, चलो आगे चलते हैं। नहीं। और रिक्वायरमेंट में आपको एक एक लफ्ज अंडरलाइन क्यों करवा रहा हूं, आपको पता चले कि एक एक लफ्ज से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। कैसे, अगर उसने कंपनीज एक्ट के बजाय कोड ऑफ एथिक्स, लीगल की बजाय एथिकल, सिर्फ ये एक एक लफ्ज का फर्क है, और हमारी अप्रोच कैसे चैप्टर टू चैप्टर चेंज होती है। तो रिक्वायरमेंट का आपने ध्यान रखना है। समझ आई ये बात? नहीं आई अभी समझ, 2-3 को समझ आई है, कोई बात नहीं, बाकियों को फिर कभी दोबारा समझा देंगे। भैया मैंने क्या कहा, अभी क्या कहा है? मैं 2 हरफी बात बताओ, ये सारी कहानी 3-4 मिनट की थी, 2 हरफी बात बताओ, लंबी चौड़ी नहीं। हाँ, रिक्वायरमेंट ऑडिट के क्वेश्चन में एक एक लफ्ज से रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, हमने रिक्वायरमेंट पढ़नी है। अकाउंटिंग में इतनी वेरिएशन नहीं होती होगी शायद, मैं अकाउंटिंग तो नहीं पढ़ाता, मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन जाहिर है मैंने भी पेपर दिए हुए हैं, वेरिएशन इतनी ज्यादा नहीं होती। नॉर्मली एक ही तरह के सेट क्वेश्चन आ रहे होते हैं, लेकिन ऑडिट में क्वेश्चन में वर्ड चेंज होने से रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाते हैं। भैया 8 क्लियर जी मेरे भाई? बिल्कुल हाँ, 3 साल के लिए उसको डायरेक्टरशिप से हटा दें, उसे मैनेजर बना के रखें, जब 3 साल पूरे हो जाए तो। हाँ, मिनिमम कंडीशन ये होगी, अगर तो उसे 3 साल के अंदर पिछले 3 साल के अंदर वो एम्प्लॉय डायरेक्टर रहा है,
तो फिर हमारी मिनिमम कंडीशन ये होगी कि जब तक उसका 3 साल का टेन्योर पूरा नहीं होता उसे पार्टनर नहीं बनाना, पार्टनर की बजाय मैनेजर बना दे, उसको पार्टनर की बजाय मैनेजर बना दे, फिर ठीक हो जाएगा क्या कि उसे फर्म से निकाल दे? बताइए क्या क्या ऑप्शन है? मैनेजर पे लीगल प्रोविजन अप्लाई होती है क्या? नहीं होती, इसलिए उसे मैनेजर बना सकते हैं जी। 3 साल वेट करके दोबारा ऑडिट कर, लेकिन ये उसने कहा भैया मिनिमम कंडीशन टू एक्सेप्ट द ऑडिट एंगेजमेंट। आपने फिर रिक्वायरमेंट को गौर से नहीं पढ़ा। उसने कहा भाई एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने हैं, ठीक है, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है। 8 में और कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 9 में कोई प्रॉब्लम? भाई ठहर जा, नो प्रॉब्लम। हाँ शाबाश, 9 का बी पार्ट। Apricot and company chartered accountants have received an offer for appointment as auditor of Banana Limited. Mr. Pumpkin, who is a nominee director of the government on the board of directors of Banana Limited, holds 25% shares in Watermelon Limited. A spouse of partner also holds shares in Watermelon Limited.